Hello everyone, this is Shashank Tyagi. I welcome you all to this video. इस वीडियो का पर्पस क्या है? यूपीएससी की जर्नी में आपको जो टॉपिक्स टफ लगते हैं, आपको लगता है कि जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो आपने आर्टिकल्स रेफर करे, इवन आफ्टर दैट यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ दोज टॉपिक्स. आपको समझ नहीं आ रहा है. अगर समझ में आ रहा है तो यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, वेदर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीलिम्स और मेंस. हमारी वीडियो का इसका पर्पस रहेगा कि ऐसे टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करना. आपको उस टॉपिक के बारे में ए भी नहीं पता है, बी भी नहीं पता है, सी भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है. बस आप जुड़े रहिए, वो सब कुछ आप में एक लेवलिंग हो जाएगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. जैसे मेरे पास कुछ जो मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्टूडेंट्स के, तो उन्होंने कहा कि सर ये व्हाट इज द इशू ऑफ फिस्कल काउंसिल, मतलब वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस द होल इशू. ये तो पता है कि इसका क्या काम है, ये तो जानकारी आ रही है, लेकिन द होल कंटेक्स्ट, जैसे कि ये क्वेश्चन है, डिस्कस आइडिया ऑफ फिस्कल काउंसिल, राजकोषीय परिषद पर चर्चा करें, कंसिडरिंग प्रेजेंट चैलेंजिंग टाइम्स. मैंने इसको रेड क्यों किया है? क्योंकि जब भी आपको किसी आंसर को अटेम्प्ट करना होता है तो आप उसके कीवर्ड्स को पकड़ लीजिए. दैट वे you will be very much pointed in your approach when you give answer. How it can be fruitful step towards better fiscal management in India. वर्तमान के चुनौतीपूर्ण समय का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट क्राइसिस इन इकोनॉमी इन द बैकड्रॉप ऑफ कोरोना. तो अभी जो संकट चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है, तो ऐसे में और ज्यादा जरूरी क्यों है फिस्कल काउंसिल का, और कैसे एक फ्रूटफुल स्टेप हो सकता है इंडिया में फिस्कल मैनेजमेंट के लिए. तो जैसे कि मैंने आपको से प्रॉमिस किया है कि अगर आपको एबीसी भी नहीं पता इस टॉपिक का तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा. बेसिक से बात करते हैं. देखिए, सबसे पहले तो व्हाट इज फिस्कल काउंसिल, और फिस्कल काउंसिल से भी पहले व्हाट इज फिस्कल, व्हाट इज दिस वर्ड फिस्कल रिप्रेजेंट, राजकोषीय का मतलब क्या होता है. देखिए, जब आपके सामने वर्ड आता है फिस्कल, राजकोषीय, तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं, कहां से, चाहे वो गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्शन है या गवर्नमेंट की कुछ इन्वेस्टमेंट है, उससे प्रॉफिट है, यानी कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है और सरकार के पास से जो पैसा जा रहा है, मींस एक्सपेंडिचर. जब हम इससे रिलेटेड सरकार की पॉलिसी की बात करते हैं, मींस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, चाहे वो हम टाइप ऑफ टैक्स की बात करें, किस किस तरह के टैक्स हैं, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेशन टैक्स हो, या पढ़ते हैं इकोनॉमी में. बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहां पर सब कुछ मिलता रहेगा, बस जुड़े रहिए. तो ऐसे में गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड पॉलिसी हो, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी हो, मींस हाउ मच दे आर स्पेंडिंग, कहां पर खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं. तो ये दोनों जो पॉलिसी होती हैं, इसी को हम एक नाम दे सकते हैं, हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति. तो फिस्कल वर्ड इज रिलेटेड टू collection of revenue and expenditure. Then what is this fiscal council and why it is necessary? तो देखिए, मुझे बताइए कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाए अपने किसी स्टेप में, और स्टेप कौन सा, हमारे देश में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, अगर इसमें गवर्नमेंट फेल हो जाए, व्हाट विल हैपन? तो आप कहेंगे सर सरकार फेल नहीं हो सकती. सर, हाउ कैन गवर्नमेंट फेल? प्राइवेट कंपनीज कैन फेल, प्राइवेट कंपनीज कैन गो बैंकरप्ट, प्राइवेट कंपनीज बैंकरप्ट होती हैं, ये तो हमने सुना है. जैसे अनिल अंबानी की कंपनी आजकल चर्चा में है, लेकिन गवर्नमेंट कहां से बैंकरप्ट हो जाएगी? सर, जिन लोगों को ऐसा लगता हो वो जाग जाइए और सर्च करना पिग्स नेशंस के बारे में. सर्च करना क्या हालात हुए पोर्चुगल में, इटली में, ग्रीस में, स्पेन में, आफ्टर 2008 की मैं बात कर रहा हूं.
तो गवर्नमेंट्स भी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का कारण बन सकती हैं। गवर्नमेंट कैसे कारण बन सकती है? अगर गवर्नमेंट का साउंड फिस्कल मैनेजमेंट नहीं है, यानी कि अगर सरकार का राजकोषीय प्रबंधन सही नहीं है, मींस कई जगह पर ऐसे खर्चे किए जा रहे हैं जहां पर खर्चे नहीं किए जाने चाहिए थे, केवल पॉलिटिकल गेन्स के लिए किए जा रहे हैं, और जहां से टैक्स कलेक्शन करना चाहिए था वहां पर टैक्स कलेक्शन नहीं किया गया। इट मे बी क्रॉनिक कैपिटलिज्म, इट मे बी फॉल्ट इन द सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे क्या है, सरकार की जो नींव है वो हिल सकती है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी होगी कि ऐसा हमारे साथ ना हो, इंडिया के साथ ना हो। तो दैट्स व्हाई दिस वर्ड फिस्कल काउंसिल इज इन न्यूज। क्लियर है बात? तो यहां पर 3 कीवर्ड्स हैं। एक तो आपको फिस्कल काउंसिल समझना होगा, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं इसमें। साथ में जो चैलेंजिंग टाइम्स, यानी कि जो अभी कोरोना के बैकड्रॉप में इकोनॉमी के हालात हो गए हैं, तो ऐसे में और जरूरी क्यों है, इसको भी आपको अपने आंसर में शो करना है। ठीक है? कई बच्चे होते हैं जब आंसर लिखते हैं तो वो किसी डिस्कस आइडिया ऑफ फिस्कल काउंसिल, तो उसी में अपने आंसर के मेजर पार्ट को भर दिया उन्होंने, एंड नाउ दे डोंट हैव रिक्वायर्ड लाइंस, मतलब अब उनके पास इतना स्पेस नहीं है क्योंकि वर्ड लिमिट होती है। तो ऐसे में इसी वजह से मैंने कहा कीवर्ड को हाईलाइट कर लीजिए पहले ही, कि हमें इन तीनों बातों पर तो आंसर में लिखना ही है। क्लियर है? तो देखिए, अगर मैं इंडिया में फिस्कल काउंसिल के आइडिया की बात करूं तो सबसे पहले 13th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था। फाइनेंस कमीशन क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि देखिए, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिसोर्सेस का डिवीजन करेगा उसमें सलाह देगा। लेट मी रीइंस्टेट रिपीट इट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका बेसिक पर्पस यह है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है तो उसको जो डिवाइड करना है उस पर सलाह देता है कौन? फाइनेंस कमीशन। सलाह देता है, एडवाइस देता है, डायरेक्शन नहीं देता, बात को ध्यान रखिएगा। एक तो बताता है कि किस प्रिंसिपल के आधार पर आप इस डिवीजन को कर सकते हैं, और साथ में इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसको बेहतर करने पर भी रिकमेंड कर सकता है। साथ में प्रेसिडेंट ने अगर कोई और फाइनेंशियल मैटर पे एडवाइस देने के लिए कहा है इस फाइनेंस कमीशन को, तो उस पर भी ये काम कर सकता है। ये अलग से एक चैप्टर है फाइनेंस कमीशन, उसमें भी आप पढ़ते हैं। यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि 13th फाइनेंस कमीशन यहां पर जिक्र आया। 13th फाइनेंस कमीशन ने एक बात कही, क्योंकि जैसे अभी क्या है, 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन अभी चर्चा में। क्यों? एनके सिंह जो उसके चेयरपर्सन है, आजकल वो उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं न्यूज में, तो जाहिर सी बात है अभी वो चर्चा में। 13th फाइनेंस कमीशन ने सलाह दी थी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो भारत का वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार के अलग होते हैं, स्टेट लेवल पर अलग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, उसका जिम्मेदारी होती है स्टेट के फाइनेंसेस पर जो है पॉलिसीज को डिसाइड करना और इंप्लीमेंट कराना। सेंट्रल लेवल पे फाइनेंस कमीशन के अंडर एक फिस्कल काउंसिल बननी चाहिए, ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया। और उन्होंने कहा कि उसका काम क्या होना चाहिए? उसका काम होना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली, एनुअली, हर साल वो क्या करे, देखे कि क्या एफआरबीएम कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जिन बच्चों को लग रहा होगी एफआरबीएम कंप्लायंस, व्हाट इज इट? बहुत ही आसान चीज है। एफआरबीएम की फुल फॉर्म होती है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट हमारी पार्लियामेंट ने पास किया, और इसको पास करने का पर्पस यह था कि हमारे देश में फिस्कल डिसिप्लिन आ सके, राजकोष अनुशासन आ सके। जैसे हमारे देश में देखा गया कई बार, जो पार्टी पावर में होती है वो सोचती है खर्चा कहां किया जाए। खर्चा एजुकेशन पे भी होना है, खर्चा हेल्थ पे भी होना है, खर्चा सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे भी होना है, खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी होना है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर खर्चा करते हैं, हेल्थ में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, तो ऐसे में जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो रिजल्ट्स वोट्स में कन्वर्ट होने में टाइम लग सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज कई बार क्या करती हैं, वो फ्रीबीज बांटती हैं। फ्रीबीज मतलब मुफ्त की चीजें देती हैं जनता को अट्रैक्ट करने के लिए, और चुनाव से पहले खासकर ये काम करती है। कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा, जैसे कि तमिलनाडु में एक बार सोने का मंगलसूत्र देने का वादा किया था पार्टी ने कि अगर वो पावर में आए, उस साल जो भी नवविवाहित होंगी, जिनकी भी शादी होगी, जिन भी लड़कियों की, तो उन्होंने दिए।
कलर टीवी बांटे गए एक बार, यूपी में ग्रेजुएट्स को लैपटॉप्स बांटे गए डिजिटल क्रांति के नाम पर। लेकिन उस डिजिटल क्रांति में कितने सारे जगह लैपटॉप ऐसे गए जिनको जरूरत भी नहीं थी लैपटॉप की, मतलब दे वर वेरी वेल ऑफ, और फिर वो मार्केट में ऐसे ही बेचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लैपटॉप खोलते हैं तो जो पार्टी थी इन पावर, जो सपा थी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, उनका फोटो उसमें आता है, तो 400 करोड़ के आसपास उसमें चले गए। लेकिन वो क्या सीएम साहब ने अपने जेब से दिए? नहीं, वो कहां से गए हैं? बजट से गए हैं, जनता के पैसा। और वहां पर बजट में अगर पैसों की कमी होगी तो क्या करेंगे? टैक्स, प्यार से आपका टैक्स बढ़ा देंगे। और अगर वो इस पैसे का बेहतर इस्तेमाल करते, और बेहतर इस्तेमाल करते, पॉइंटेड इस्तेमाल करते, जिसको जरूरत है उसको ये लैपटॉप मिलता, तो जाहिर सी बात है ऐसे में क्या हो सकता था? ऐसे में सरकार का जो राजस्व है वो जितना कम हुआ उससे बैलेंस रहता। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, 400 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल। जिस तरीके से मतलब कई जगह पर पैसे की वेस्टेज होती है, लेकिन यहां पर भी अगर बड़ी बात नहीं है लेकिन छोटी बात भी तो नहीं है। तो इस वजह से हमारे देश में एफआरबीएम लाया गया। तो पार्लियामेंट द्वारा इस जो एक्ट लाया गया, तो इसमें जैसे एक लाइन आपको बताई, इसने कहा कि हमारी गवर्नमेंट का टारगेट होना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट का, कि वो फिस्कल डेफिसिट को 3% या इससे कम रखे, राजकोषीय घाटे को 3% या इससे कम रखे। क्योंकि आमतौर पर राजकोषीय घाटा 5%, 6% तक जा रहा था। तो ऐसे में अगर 3% तक करेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे में ये एग्जाम्पल क्या होगा? फिस्कल डिसिप्लिन लाने का होगा। यानी कि कई जगह जो गलत खर्चा हो रहा था उस खर्चे को बचाया जा सकता है, उसको सही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि अगर आपको अपने घाटे को कम करना है तो तरीका क्या? या तो खर्चा कम कर दो या कमाई बढ़ा दो, सीधी सी बात है। तो कमाई बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा कि गवर्नमेंट ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करे जहां से रेवेन्यू डेवलप हो, है कि नहीं? साथ में सिंप्लीफाई करे टैक्स स्ट्रक्चर को, सिंप्लीफाई करे टैक्स फाइलिंग को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दे सके। इंसेंटिवाइज करे कि जो लोग टैक्स देंगे उनको ये बेनिफिट मिलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देंगे, तो इससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। या फिर खर्चे को रेशनलाइज करें। आ रही बात सुनने? तो इसको लेकर ये एफआरबीएम आया था। तो फिस्कल काउंसिल का आइडिया दिया गया कि फिस्कल काउंसिल ये देखे कि एफआरबीएम एक्चुअल में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कितनी बार तो गवर्नमेंट के टारगेट पोस्टपोन होते रहते हैं। तो ये जो फिस्कल काउंसिल है ये एक्चुअल में इंडिया में जो इंपैक्ट है, जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, फिर एफआरबीएम रोड मैप पर उसका क्या इंपैक्ट होता है, ये इसको स्टडी करेगा और साथ में रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को कि देखिए ये आप ट्रैक से गलत जा रहे हैं, और साथ में ये आपके पास ऑप्शंस हैं, बेटर ऑप्शंस हैं। तो लेकिन आपको एक बात नहीं लग रही कि 13 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड करा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसको बनाए और एनुअली इंडिपेंडेंट पब्लिक रिव्यू। लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर इस फिस्कल काउंसिल को बनाया जाता है तो ये इंडिपेंडेंटली कैसे वर्क कर सकती है, स्वायत्त रूप से कैसे काम कर सकती है? क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वही फिस्कल पॉलिसी में मेन रोल अदा कर रही है ना। आपकी टैक्स पॉलिसी, आपकी एक्सपेंडिचर पॉलिसी, बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री पेश करती है। तो ये इंडिपेंडेंटली उसके द्वारा अगर कोई गलत एक्शन हुआ है तो उस पर कैसे कमेंट कर देगी? क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, उसके अंडर काम कर रही है। तो इससे तो इसकी जो इंडिपेंडेंस है, अनबायस्डनेस है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो आइडिया अच्छा था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था। इसके बाद एक कमिटी बनी, एफआरबीएम रिव्यू कमिटी, गवर्नमेंट ने बनाई। इसके जो हेड थे वो थे एनके सिंह, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने एक्चुअल में एफआरबीएम में क्या और बदलाव हो सकते हैं इस पर सलाह दी। एफआरबीएम रिव्यू कमेटी अलग से एक टॉपिक है, अगर आप कहेंगे कि ये भी आपको जानना है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर क्योंकि हम फिस्कल काउंसिल पर फोकस करना चाहते हैं तो आप ये समझिए, एफआरबीएम रिव्यू कमेटी के जो हेड थे एनके सिंह, उन्होंने भी यही आइडिया दिया कि एक इंडिपेंडेंट रिव्यू तो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करे फिस्कल काउंसिल को, तो उन्होंने भी ये सलाह दी थी, अपॉइंट आज तक नहीं हुई। क्लियर है बात? लेकिन आपको नहीं लगता यहां पर भी वही वाली बात होगी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होगी तो फिर इंडिपेंडेंट कैसे काम करेगी?
क्लियर है बात? तो यही प्रॉब्लम इज दैट काउंसिल क्रिएटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड रिपोर्टिंग टू इट कैन हार्डली बी एक्सपेक्टेड टू बी इंडिपेंडेंट। जो उसको रिपोर्ट करिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को, इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है? ये तो जिसकी जांच करनी है आपको, जिस पर आपको अगर गलत कर रहा है तो आरोप भी लगाना पड़ सकता है, और उसी को आपको रिपोर्ट करना है जाके, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक लूप होल हो जाएगा। तो फाइनली 14th फाइनेंस कमीशन ने इस बात को माना कि यार ये जो रिकमेंडेशन चल रही थी ये सही नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बननी चाहिए, इंडिपेंडेंट, which should be appointed by and reporting to parliament by inserting a new section in FRBM Act। तो उन्होंने कहा इंडिपेंडेंटली बननी चाहिए, जो कि FRBM एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर क्या करेगी, वो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी। और इसके लिए FRBM एक्ट में एक सेक्शन ऐड करना पड़ेगा कि इस सेक्शन के, क्योंकि FRBM एक्ट कह रहा है कि फिस्कल डिसिप्लिन आना चाहिए, फिस्कल मैनेजमेंट साउंड होना चाहिए। तो ऐसे में फिस्कल काउंसिल बने किस एक्ट के तहत, FRBM एक्ट के तहत। क्लियर है बात? अब चलिए क्वेश्चन समझिए। जैसे मैंने यहां पर वर्ड यूज किया कि फिस्कल डिसिप्लिन, तो फिस्कल इनडिसिप्लिन कैसे होता है, अनुशासन कैसे टूटता है? तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इंडिया का जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है वो अभी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था आपको बताता हूं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ये है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको हम कहते हैं संचित निधि, ठीक है। तो इस कॉन्सोलिडेटेड फंड में होता क्या है कि जितना भी सरकार के पास, यूनियन गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स कलेक्शन आता है, चाहे इनकम टैक्स से आ रहा है, चाहे कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रहा है, ठीक है, तो जितना भी टैक्स कलेक्शन आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब कॉन्सोलिडेटेड फंड में आता है। क्लियर है बात? लेकिन अब यहां पर एक बात हुई कि स्टेट गवर्नमेंट्स, आपने सुना होगा, भी मांग कर रही थी कि हमें रेवेन्यू में लॉस हुआ है जीएसटी में, और जीएसटी लागू करते हुए 2017 में केंद्र सरकार ने वादा किया था। क्या वादा किया था? कि अगर आपके रेवेन्यू में लॉस होगा तो कंपेंसेट कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। क्लियर है बात? तो ऐसे में राज्य सरकारें कह रही हैं कंपेंसेट करिए, हमें पैसा चाहिए। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने कहा देखिए सिचुएशन जो है वो बड़ी नासाज है, कोरोना आ गया है, खर्चा वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऐसे में जो रेवेन्यू है सरकार के वो गिर रहे हैं, तो सरकार कहां से देगी? तो सरकार ने कहा देखिए हमने कहा था देंगे, लेकिन बाइंडिंग नहीं था, ये तो एक्ट ऑफ गॉड हुआ है, बाइंडिंग नहीं है, हम बाध्य नहीं है। तो ऐसे में कुछ बातें निकल कर आई हैं, वो इस वाले लेक्चर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप मानकर चलिए कि ये है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। 3 तरह के फंड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 3 तरह के फंड होते हैं, ठीक है। तीनों का एग्जांपल देता हूं चलिए। एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड, तो जैसे ये होता है सबसे बड़ा फंड, जैसे जो भी पैसा टैक्स से कलेक्ट हो रहा है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी कमाई है इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, वो कमाई कहां पर आ रही है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रही है, ठीक है। मैंने यूनियन गवर्नमेंट के अपनी कमाई के बारे में बात की है, मैंने सरकारी कंपनियों की बात नहीं की। इस बात को ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इतनी बारीकी पे खेलता है। मुझे पता है कि जब आप कहां पर गलती कर सकते हैं, तो यूपीएससी को तो पता ही है। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मान लीजिए पैसा आया टैक्स कलेक्ट करके, ठीक है। अब इसमें जो राज्य सरकार है उनका ये कहना है कि देखिए इसमें से ये जो पैसा है, इतना जो पैसा है, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने अलग से जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाया, कुछ सेवाओं पे, कुछ उत्पादों पे, मतलब ट्रांजैक्शंस में जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाया। क्यों? जनता से ही जो टोटल जीएसटी कलेक्शन हुआ उसमें जीएसटी कंपेंसेशन सेस लिया। सेस का मतलब होता है एक स्पेशल टैक्स, जो टैक्स ऑन टैक्स होता है, हिंदी में इसको कहते हैं उपकर। इसको लेने का पर्पस केवल ये होता है कि इसको हम केवल उसी उद्देश्य पर खर्च करेंगे जिस उद्देश्य से इसको कलेक्ट किया गया, मतलब इट इज स्पेसिफिकली कलेक्टेड फॉर अ स्पेशल पर्पस, और उसी पर्पस पे इसको खर्च किया जाता है। तो अगर लिखा हुआ है कि जीएसटी कंपेंसेशन सेस, तो खर्च भी कहां होगा? स्टेट्स को कंपेंसेट करने में जो उनके लॉसेस होते हैं अगर जीएसटी लागू हुआ है। अब आप सोचेंगे सर जीएसटी आने से लॉसेस कैसे हो गया स्टेट को? देखिए ऐसे हो गया, जीएसटी के आने से पहले क्या होता था, जैसे आपका वैट होता था, ठीक है, एक्साइज टैक्स होता था। तो अब जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, प्रोड्यूसर स्टेट है,
उत्पादन अच्छा करते हैं, लेकिन इनके उत्पादन अलग अलग स्टेट्स में बिकते हैं। तो पहले उत्पादन कर लगा देते थे उस पे, अपनी चीजों पे। जैसे सूरत में साड़ियां हैं, तो कपड़ा है, तो वो प्रोडक्शन होता था, उस पे एक्साइज टैक्स लगा देते थे, तो एक्साइज टैक्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाता था। लेकिन अब क्या है, अब एक्साइज टैक्स खत्म हो गया, क्योंकि जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उन पे क्या लगने लगा, जीएसटी लगने लगा। तो अगर मान लीजिए प्रोड्यूस हो रही है सूरत में कपड़ा और बिक रहा है कहां पर, यूपी में, तो जीएसटी कहां पर लगता है, बिकने वाली जगह पर लगता है। तो ऐसे में यहां पर जो है, जो एक्साइज वाली टैक्स वाली पावर तो आपने ले ली क्योंकि जीएसटी आ गया। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, देखिए अगर आपका गुजरात से कोई सामान निकलता है और उत्तर प्रदेश में बिकता है, तो उस पर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, तो उसका शेयर आपको भी मिलेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि टोटल रेवेन्यू आपका कम हो जाएगा इसके आने से, क्योंकि पहले आप एक्साइज लगाते थे और वैट लगाते थे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। ओवरऑल तो आपको टैक्स ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को। लेकिन अगर घाटा होता है तो हम कंपेंसेट करेंगे। तो जीएसटी कंपेंसेशन सेस से जो पैसा कलेक्ट होना है, वो किसको जाना चाहिए था, केवल स्टेट को जाना चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, 47,800 करोड़ उसने क्या करा, इसमें से जैसे ये आया कॉन्सोलिडेटेड फंड से, फंड में, तो एक्चुअल में जीएसटी कंपेंसेशन सेस था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने कॉन्सोलिडेटेड फंड में नहीं रखा जा सकता एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये तुरंत किसको जाना चाहिए था, स्टेट्स को जाना चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको रखा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में टोटल रेवेन्यू के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस अकाउंटिंग के तरीके का इस्तेमाल करा और इसको रख दिया किसमें, आपके कंसोलिडेटेड फंड में। तो एक्चुअल में कंसोलिडेटेड फंड में जो रेवेन्यू है, वो एक्चुअल में ये वाला तो जाना ही नहीं था, ये वाला तो कहां जाना था, स्टेट के पास। टोटल रेवेन्यू कितना बैठता, इतना बैठता। लेकिन जब टोटल रख लिया तो टोटल रेवेन्यू क्या आ गया, ज्यादा आ गया। तो टोटल रेवेन्यू अकाउंटिंग में अगर ज्यादा दिखेगा, तो सरकार के पास राजस्व अगर ज्यादा दिखेगा, तो मुझे बताइए घाटा कम दिखेगा कि नहीं दिखेगा, घाटा कम दिखेगा। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि जहां पर ना, अगर ये हमारे वाला हक ना हमें दे देते, तो एक्चुअल में आपके पास रेवेन्यू क्या कम है, और एक्चुअल में रेवेन्यू कम है, तो आपके यहां पर फिजिकल डेफिसिट और ज्यादा है। जितनी केंद्र सरकार बता रही है उसको घाटा हो रहा है, उससे ज्यादा घाटा हो रहा है। ये तो आपने अकाउंटिंग का तरीका इस्तेमाल करा कि उसको होल्ड कर लिया, जीएसटी कंपनसेशन को। आ रही है बात समझ में? अगर ये आप दे देते तो कहां से आपका रेवेन्यू कहलाता है। आ रही है बात समझ में? तो ये तो हो गया आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा बात, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी खर्चा हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो तब तक नहीं कर सकती जब तक कि पार्लियामेंट से परमिशन ना मिल जाए। और पार्लियामेंट से परमिशन कैसे मिलती है, हर साल बजट को पेश किया जाता है। तो बजट होता क्या है, एक तरीके से बजट कानून है, वो बिल के रूप में पेश किया जाता है, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने लगाया ठप्पा, क्या बन गया, एक्ट बन गया, और उसके बाद वो देश में खर्च होता है पैसा। तो ये तो हो गया कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा अकाउंट क्या है, ये है। दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट, इसको मान लीजिए पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये दूसरा कोष है, दूसरा फंड है, ये भी है यूनियन गवर्नमेंट के पास। अब देखिए, जैसे इस पब्लिक अकाउंट में मैंने एग्जांपल के तौर पर रखे हैं कुछ कॉइन्स, ठीक है, सिक्के दिख रहे होंगे आपको। तो ये सिक्के जो कॉइन्स हैं, इसको दिमाग में रखिए, दीज आर स्मॉल अमाउंट कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट थ्रू स्मॉल सेविंग स्कीम्स, थ्रू प्रोविडेंट फंड, थ्रू पेंशन फंड। तो एक्चुअल में पब्लिक अकाउंट नाम से याद रखिए, पब्लिक का पैसा है, लेकिन जमा किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा है फिलहाल। जैसे हर महीने आप पीएफ कटवाते हैं, किसके पास इकट्ठा हो जाता है, यहां पर गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो गया है। स्मॉल सेविंग स्कीम, जैसे आपने पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे, एनएससी जिसको कहते हैं, किसानों ने किसान विकास पत्र खरीदे, तो किसानों ने क्या करा, अपना छोटा छोटा पैसा उसने पोस्ट ऑफिस को दे दिया। आपने पीपीएफ अकाउंट खोले, पीएफ अकाउंट खोले, तो अपना छोटा छोटा पैसा महीने का कोई 1,000 रुपए, कोई 500 रुपए, इस तरीके से किस में डाल रहा है, इस पब्लिक अकाउंट में डाल रहा है। तो आपका पैसा है, आप केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा देखो इसमें पैसा रखोगे ना तो टैक्स में छूट देंगे आपको। आपने कहा सही है सर, रख लीजिए, साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। तो आपने कहा ठीक है सर, और साथ में ना आपकी सिक्योरिटी भी रहेगी, इस बहाने बचत हो जाएगी, आपकी सेविंग हो जाएगी। जब रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद पीएफ से पैसा निकालना, उससे पहले कोई बड़ा खर्च आ गया तो निकालना, इतना हमारे पास रखे रहने तो फायदा देखो क्या, इनकम टैक्स में फायदा मिल रहा है आपको, प्लस इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। आपने कहा बड़ा सही है सर। तो ये क्या है, पब्लिक अकाउंट से। पब्लिक अकाउंट से जो गवर्नमेंट होती है वो पैसा खर्च कर सकती है, ठीक है। लेकिन पब्लिक अकाउंट एक तरीके से गवर्नमेंट की क्या है, लायबिलिटी है। गवर्नमेंट इस पे पैसा ही भी कमाती है, गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्ट किया इससे, तो गवर्नमेंट उससे पैसा कमा रही है। आ रही बात समझ में? लेकिन एक्चुअल में ये पैसा किसका है, वापस जाना है, ये वापस दिया जाना है। आ रही बात समझ में? लेकिन मैं आपको बता दूं, पब्लिक अकाउंट के भी मतलब ऐसा होता है, जैसे एक रिपोर्ट आई थी
करीब 10,000 करोड़ अमाउंट ऐसा है कि लोगों का पीएफ जमा था लेकिन लोगों ने क्लेम ही नहीं करा। लोगों ने अपनी सैलरी से पैसा कटवाया, पीएफ कटवाया, ठीक है, लेकिन वो लेने ही नहीं आए, उन्होंने लेने के लिए अप्लाई नहीं किया। 10,000 करोड़ तो ऐसा था गवर्नमेंट के पास। आ रही बात समझ में? तो इसी बात पे आपके लिए स्टार पॉइंट है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सर्च कीजिएगा। साथ में सर्च कीजिएगा पीएफआरडीए, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में पेंशन फंड। तो ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड और पीएफ जो मैंने कहा, तो पीएफ क्या है? वो पेंशन फंड। तो पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड अलग होता है। प्रोविडेंट फंड तो होता है कि भाई आपने अपनी सैलरी से एक पार्ट कटवा रहे हैं और उसी में कुछ पार्ट जो है वो कौन जोड़ रहा है? जो आपका एम्प्लॉयर है, और वो आपका एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी की तरह इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। सरकार के पास इकट्ठा हो रहा है, सरकार फिलहाल खर्च कर सकती है उसे, क्लियर है बात। लेकिन आप जब कहोगे तो आपको देना पड़ेगा। ईपीएफओ का हेडक्वार्टर यहीं पे है, दिल्ली में। लेकिन पेंशन फंड क्या है? पेंशन फंड अलग है। आप अपनी सैलरी में से जो हिस्सा अलग से पेंशन फंड में रखते हैं, तो उसका पर्पस होता है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद आप उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल जो पेंशन फंड का पैसा होता है वो भी क्या है? गवर्नमेंट यूज कर सकती है, क्लियर है बात। तो दो फंड हो गए। तीसरा है कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी आपातकाल। इसमें सबसे कम पैसा है, सबसे ज्यादा कंसोलिडेटेड फंड, उससे कम पब्लिक अकाउंट्स मान लीजिए, ठीक है, और आपका सबसे कम कंटिजेंसी फंड। अब इसमें कम ज्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि कंटिजेंसी फंड जो है, आपातकाल, नाम से पता लग रहा है, ये प्रेसिडेंट के अंडर रहता है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर फाइनेंस सेक्रेटरी इसको मैनेज करता है। जब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को लगा हमें खर्च करना था पैसा, लेकिन हमारे पास अभी खर्च करने के लिए पैसा कम हो गया है, कुछ ज्यादा कई जगह खर्च करना पड़ गया, तो ऐसे में अभी हमें लोन लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन लोन लेने में भी प्रोसेस टाइम लगेगा। तो फिलहाल कुछ पैसा जो जरूरत है हमें, तो हम कंटिजेंसी फंड से निकाल सकते हैं, क्लियर है बात। ध्यान रखिएगा, जो भी हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, फिस्कल काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा फोकस किस पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर है, क्लियर है बात। ध्यान रखिएगा इस बात को, यूपीएससी बारीकी पे क्वेश्चन बनाएगी। अब देखिए, विरल आचार्य, नाम तो सुना ही होगा। तो विरल आचार्य जो कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, उन्होंने 90 मिनट्स का एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो इस्तेमाल कर रही है वो ऐसे इस्तेमाल कर रही है जिससे कि राजकोषीय घाटा दिखता कम है, फिस्कल डेफिसिट दिखता कम है, होता ज्यादा है। तो इन्होंने बात की कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, हालांकि ये विरल आचार्य के इन बातों से सहमत नहीं थे, तो इनके बीच में एक स्पैट देखा गया। तो फिलहाल जो है विरल आचार्य जी ने इस्तीफा दे दिया था और वापस कहां चले गए थे? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, जहां पर ये मतलब फैकल्टी है, क्लियर है बात। तो ऐसे में विरल आचार्य जी ने एक बुक लिखी, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो भारत में वित्तीय स्थिरता लाने के क्या तरीके इस्तेमाल होने चाहिए, इन चैलेंजेस को इन्होंने इसमें लिखा। इन्होंने भी इस बात यहां पर कहा कि इंडिया में एक बाई पार्टीसन इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल की जरूरत है। भारत में एक मतलब बिल्कुल स्वतंत्र, स्वायत्त फिस्कल काउंसिल की जरूरत है जो कि सरकार के खर्च करने के तरीके पर ध्यान रखे, क्लियर है। इन्होंने भी इस बात को कहा। तो आपको पता लगा कि फिस्कल काउंसिल है क्या? इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन है, ये आजाद है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, क्लियर है बात। जिसका काम है कि प्रमोट करे स्टेबल एंड सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंसेस को, प्रमोट करे जिससे कि भारत में जो सरकार है वो, उसके पास इतना पैसा होना चाहिए और ऐसी पैसे खर्च करने की नीति होनी चाहिए कि अगर कोई बड़ा शॉक भी आ जाए ना, तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे, क्लियर है बात। ऐसा ना हो कि हम शॉक में ही रह जाएं। तो पब्लिक फंडेड एंटिटी होगी ये, और साथ में कहा गया कि इसमें नॉन इलेक्टेड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें किसी पार्टी विशेष के नेताओं को बैठा दिया कि नहीं ये हमारे स्पेशलिस्ट हैं, इनको बैठा दे। जो पार्टी के अगर आपने किसी पर्सन को बैठा दिया तो वो कैसे उस रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा। तो इसमें यह भी ध्यान देने वाली है कि नॉन इलेक्टेड होने चाहिए, और इसका काम होगा ये नॉन पार्टिसन ओवरसाइट रखेगी फिस्कल परफॉर्मेंस पे। जो सरकार की फिस्कल परफॉर्मेंस है, जो खर्च कर रहे हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट होने की उन्होंने कहा था कि इतना आएगा, तो उसके लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और अगर सही नहीं ले रहे हैं तो इस पर एडवाइस और गाइडेंस देगी, क्लियर है बात। और क्यों जरूरत है इसकी? क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी बजट्स में, और जो रिपीटेड पोस्टपोनमेंट ऑफ टारगेट्स होते हैं, हम टारगेट बनाते हैं बजट में कि इस फील्ड में इतना डिफरेंस हम ले आएंगे इस साल, लेकिन आ ही नहीं पाता
क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हमारी फिस्कल परफॉर्मेंस पुअर होती है। जो ऑफ बजट फाइनेंसिंग होती है गवर्नमेंट की, उस पर भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा। ऑफ बजट फाइनेंसिंग देखिए क्या होती है। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करने के लिए परमिशन चाहिए पार्लियामेंट की। तो मैंने कहा पार्लियामेंट से मंजूरी मिलेगी तो उससे हम खर्च करेंगे। तो बजट बजट का मतलब ही क्या है? जब पास हो गया तो उसका मतलब है मुझे मंजूरी मिल गई है, इस मिनिस्ट्री को इस स्कीम के लिए इतना पैसा मिल गया है, इसके लिए इतना पैसा मिल गया, तो ये खर्च हो सकता है कॉन्सोलिडेटेड फंड से। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि टोटल जो पैसा मेरे पास है कॉन्सोलिडेटेड फंड से वो है कम और मुझे खर्च करना है ज्यादा। तो ऐसे में ऑफ बजट, इस बजट से अलग भी मैं वित्त पोषण के तरीके ढूंढ सकता हूं, फाइनेंसिंग कर सकता हूं। कैसे? मैं क्या कर सकता हूं? मैं ऐसा कर सकता हूं, एक सरकारी कंपनी एक सरकारी कंपनी के बारे में मुझे पता लगा, गवर्नमेंट को पता लगा कि यार इसके पास बड़ा पैसा आ रहा है, जैसे एलआईसी, मैं बिल्कुल रियल एग्जांपल दे रहा हूं। तो एलआईसी के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, लेकिन एलआईसी के प्रॉफिट का एक शेयर ही गवर्नमेंट ले सकती है। ऐसा नहीं कि जितना पैसा एलआईसी के पास है सब गवर्नमेंट का पैसा है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एलआईसी के पास हम सब लोग अपना प्रीमियम देते हैं, जीवन बीमा देते हैं, वो पैसा इकट्ठा होता है, फिर उसको एलआईसी इन्वेस्ट भी करता है शेयर मार्केट में, उससे प्रॉफिट कमाता है, लेकिन उससे फिर हम सबको बोनस देता है, और अगर किसी घर में कोई डेथ हो जाती है उस पर पैसा भी देता है। तो उसे अपनी जो लायबिलिटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है एलआईसी को, वो भी तो फुलफिल करनी पड़ती है। तो एलआईसी का सारा पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं ले सकती खर्च करने के लिए। आ रही बात समझ में? लेकिन देखा यार एलआईसी के पास प्रॉफिट अच्छा खासा है, डायरेक्ट तो हम ले नहीं सकते, चलो एक दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं? दूसरी सरकारी कंपनी जो सरकार को लग रहा है डूब रही है, अब डूबते हुए जहाज को कौन खरीदेगा? बहुत हिम्मत वाला ही खरीदेगा, और अगर खरीदेगा भी तो कम दामों में खरीदेगा। और सरकार को इस टाइम पर ऑफ बजट फाइनेंसिंग करनी है, सरकार को बजट से अलग पैसे का जुगाड़ करना है। तो सरकार क्या करेगी? एलआईसी में जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं तो कौन? सब गवर्नमेंट है ना। तो इनके जो टॉप ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है, कौन एमडी बनेगा, कौन जीएम बनेगा, सब कौन है? ये कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट इशारा करेगी कि ये मांगा जा रहा है कि आप लगभग इतना पैसे इतने रेट में इस सरकारी, एक सरकारी कंपनी दूसरे सरकारी कंपनी की होल्डिंग खरीद रही है। मतलब एलआईसी से कह दिया कि आप क्या करो, आईडीबीआई के इतने % शेयर खरीद लो गवर्नमेंट से। तो जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्ट उसके खजाने से पैसा नहीं ले सकती थी एलआईसी से, अब क्या कहा, देखो हमारी ना इस आईडीबीआई में होल्डिंग है, तुम क्या करो, इस भाव पे इसके शेयर्स ले लो, इस भाव से इसके शेयर्स ले लो, तो अब अपने खजाने से हमें पैसा दो, क्योंकि हमने क्या करा है, एक दूसरी सरकारी कंपनी के आपको क्या दे दिए हैं? शेयर्स दे दिए हैं। आ रही बात समझ में? तो इससे होगा क्या? एलआईसी अगर एक डूबते हुए जहाज में एक बड़े मात्रा में पैसा दे रहा है सरकार को कि चलो मैं इसकी होल्डिंग ले लेता हूं, तो इससे एलआईसी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होगी? कम होगी। होगी कि नहीं होगी? और देखिए जो इसके प्रीमियम होल्डर्स हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स इज द राइट वर्ड, जो प्रीमियम देते हैं, तो उनको जो प्रॉफिट मिलता है ना, उसमें एक पार्ट बोनस भी होता है। मतलब उनको जो अपनी इन्वेस्टमेंट जो एलआईसी में वो करते हैं, बोनस भी होता है। बोनस का मतलब होता है अगर एलआईसी अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमें भी पैसा मिलेगा। लेकिन अगर एलआईसी ने अपने खजाने से बड़ी मात्रा में पैसा उससे असली दाम से बड़े दाम पे फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया और एक डूबते हुए जहाज को खरीद लिया, तो हमारी जेब पर भी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? ये रियल बता रहा हूं आपको एग्जांपल ऑफ बजट फाइनेंसिंग का। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। गवर्नमेंट ने जो वादे किए हुए हैं आपसे, यहां खर्च करना है, वहां खर्च करना है, तो कहां से करेगी? तो पैसा चाहिए, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जुगाड़ करा। तो ऐसे में अगर फिस्कल काउंसिल होगी तो ये भी देखेगी ये जुगाड़ करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आम आदमी का कुछ नुकसान हो रहा हो। क्लियर है बात? तो इससे बेहतर भी जो ऑप्शन हो सकते हैं वो कौन सुझाएगा? फिस्कल काउंसिल सुझाएगी। क्लियर है बात? तो ये बात सीएजी ने भी हाईलाइट करी थी 2008 में कि देखिए जो एफआरबीएम एक्ट है उसके इंप्लीमेंटेशन में उन्होंने ये देखा कि कई जगह लायबिलिटीज हिडन होती हैं, सरकार की देनदारी हिडन होती है। सरकार उन देनदारियों को दिखाती नहीं है कि हाँ हमें ये पैसा बकाया देना है। सरकार जुगाड़ क्या करती है? सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट की एक एजेंसी को पैसा चाहिए, जैसे एफसीआई को पैसा चाहिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जो किसानों से एमएसपी पे आपके गेहूं खरीदती है, चावल खरीदती है, तो एफसीआई को पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है, दूसरी एक एजेंसी, सरकारी एजेंसी से उधार दिलवा देती है। तो एक्चुअल में एफसीआई को पैसे देने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने नहीं दिए, एफसीआई पे उधार आपने बढ़वा दिया। तो आप अपने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो टोटल उधार है उसमें नहीं उसको काउंट कराते, उस उधार को एफसीआई के सर पर रखते हैं कि ये तो एक पीएसयू है, मतलब इसके सर है वो। तो इस तरीके से क्या करता है, अकाउंटिंग में खेला जाता है। क्लियर है बात?
तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि शॉर्ट टर्म पे अरेंज किया जाता है पैसे को। जैसे मैंने बताया फर्टिलाइजर सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी बता दूं, एरियर्स ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। जैसे अभी हम गवर्नमेंट ने क्या करा, पहले तो क्या होता था कि जो आपकी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी होती थी, तो फर्टिलाइजर है महंगा, लेकिन आम आदमी जो आपका किसान है उसको सस्ते में दिलाना है, तो ऐसे में वो क्या कर देते कि किसको दे देते थे सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब छूट, वो पैसा दे देते थे किसको, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी को, और कहते थे कि आप हमसे पैसा ले लो। गवर्नमेंट कहती थी आप हमसे ये पैसा ले लो, अगर 300 रुपए का पैकेट है किसी फर्टिलाइजर का, आप 100 रुपए हमसे ले लो पर पैकेट, लेकिन 200 रुपए में उपलब्ध किसको कराओ, किसान को कराओ। तो ऐसे में 100 रुपए इकट्ठा, काफी सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था उन कंपनीज का। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती थी, स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट करती थी, और कुछ बैंक के साथ कहती थी कि भाई हमें इनका एरियर देना है, तो आप क्या करो, पार्ट पार्ट में हमें किस्त देते रहो, हम किस्त किसको देते रहेंगे, इनको देते रहेंगे। तो इस तरीके से ये भी क्या है, हिडन लाइबिलिटीज हैं, जो आपने अरेंजमेंट तो कर दिया, लेकिन वो भी तो क्या है, सरकार की देनदारी है ना, लाइबिलिटी है। ऐसे आपका नेशनल सेविंग्स, जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं, इनसे पैसा ले लिया जाता है। जैसे स्मॉल सेविंग, मैंने आपको बताया स्मॉल सेविंग स्कीम में पब्लिक अकाउंट से में आता है, तो इनसे भी पैसा खर्च किया जाता है। तो देखिए गलत नहीं है पैसा खर्च करना, बात यह है कि इस पैसे को डाइवर्ट करके इस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है कि जो नेट लाइबिलिटी होती है, नेट जो देनदारी है, उसमें नहीं दिखाया जाता, तो ये गड़बड़ है। क्लियर बात। यहीं पर इसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि नाबार्ड ने नाबार्ड का एक लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है, उस फंड का इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। तो ऐसे में अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए आपको बजट में पैसा रखना है, तो एक तो बजट से आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप फिर यहां से भी खर्च कर सकते हैं। तो इन वाले फंड्स को लायबिलिटी में कई बार नहीं दिखाया जाता। क्लियर है बात। ऐसी रेलवे के साथ है। जैसे एलआईसी का किस्सा मैंने आपको बताया कि एलआईसी ने बाय किया किसको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को। ऐसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बाय किया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को। तो सरकार क्या करी, एक सरकारी कंपनी जिसके पास पैसा है, उसके खजाने से पैसा लेने के लिए उसको दूसरी सरकारी कंपनी बेच दे रही है, इसकी हिस्सेदारी बेच दे रही है। तो ऐसे में सरकार के पास तो पैसा आ रहा है, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है। आ रही बात सुनने। रेमिटिंग द मनी टू द गवर्नमेंट एज डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड। तो लेकिन वो काउंट कैसे होता है, जैसे कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, विनिवेश किया है, सरकार ने अपनी केवल हिस्सेदारी को तो बेचा है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से ऐसा होता है। लेकिन बेनिफिट क्या है इसके, बेनिफिट ये है अगर फिस्कल काउंसिल आएगी तो ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, पार्लियामेंट में भी इस पर क्वेश्चन उठ सकेगा कि देखिए सरकार ने ये वादा किया था, लेकिन ये वादा इसलिए पूरा नहीं हो रहा क्योंकि सरकार ने यहां पर कुछ गलत तरीके से खर्चा किया है। तो हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी आएगी, पार्लियामेंट में अनबायस्ड जैसी रिपोर्ट पेश होगी। साथ में जो पॉलिसी और प्रोग्राम्स हैं, जब वो ट्रांसपेरेंट होंगे तो वो केवल राजनीतिक मुद्दों के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे करेंगे जिससे कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो, मतलब अकाउंटेबिलिटी शुड बी एंश्योर्ड। क्लियर है बात। पॉपुलिस्ट शिफ्ट नहीं होगा। पॉपुलिस्ट शिफ्ट का मतलब होता है जहां पे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल रहा है, जनता को लॉलीपॉप आपने दे दी कि जनता को ये दे दीजिए, और जनता को जैसे कलर टीवी दे दिया, जनता को मंगलसूत्र दे दिया, जनता को आपने लैपटॉप दे दिया। अब लैपटॉप अगर आप देते किसको, जरूरतमंद को, तो पता उन्हें भी है, पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को, कि अगर जरूरतमंद को देंगे तो सही में उसका बेहतर इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर जरूरतमंद को देंगे तो जरूरतमंद को देंगे और टॉपर्स को देंगे या फिर उन ग्रेजुएट्स को देंगे जिनको वाकई जरूरत है, तो उसमें संख्या क्या हो जाएगी, बेनिफिशियर्स की कम हो जाएगी। उनका पर्पस है बेनिफिशियरी बेस बढ़ेगा, तो ऐसे में वोट परसेंटेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे दिमाग लगाया जाता है। फिस्कल काउंसिल आएगी तो साइंटिफिक एस्टिमेट्स आ सकेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम्स के। कई बार जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में भी जो पैसा खर्च होता है, उसका जो फोरकास्टिंग होती है उसमें फॉल्ट होता है। कई बार ओवर एस्टिमेट किया जाता है कि इसमें खर्चा कम होना है, लेकिन ज्यादा खर्चा बताया जाता है, क्योंकि किकबैक्स वगैरह भी तो एंश्योर करने हैं ना, उसमें से भ्रष्टाचार भी करना है। कई बार जितना खर्चा होना है टाइम के हिसाब से उसमें खर्चा बढ़ सकता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, विकास रुक जाता है। तो इस पर भी ध्यान कौन देगा, आपका फिस्कल काउंसिल देगा। क्लियर है बात। अब आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, आईएमएफ ने भी इस बात को कहा है कि 36 से ज्यादा कंट्रीज के पास इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फिस्कल इंस्टीट्यूशन है जो इस पर ध्यान रखते हैं, और ज्यादातर ये एडवांस कंट्रीज में और इमर्जिंग कंट्रीज इसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं, और इससे वहां पर फायदा हुआ है, फिस्कल में जो डिसिप्लिन है वहां पर आया है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं, जैसे बेल्जियम में इसका इस्तेमाल हुआ, चिली में इसका इस्तेमाल हुआ, यूनाइटेड किंगडम में इसका इस्तेमाल हुआ, और इस्तेमाल होने से
अवेयरनेस बढ़ी, पब्लिक में डिबेट बढ़ी, इन मुद्दों पर पब्लिक में डिबेट बढ़ेगी तो जनता के प्रति जवाबदेही क्या होगी, सरकार की बढ़ जाएगी। यूके में इस ऑफिस को कहा जाता है ऑफिस फॉर बजट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बाकायदा एक ऑफिस है और इसका एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान रखे। फिस्कल सस्टेनेबिलिटी होता क्या है, आसान भाषा में बताऊं कि आप जो खर्चा कर रहे हैं आप इस तरीके से कर रहे हैं कि अभी की आपकी जरूरतें तो पूरी हो रही हैं, साथ में आगे तक की जो आपके टारगेट्स हैं वो भी इससे अचीव होंगे। आ रही बात समझ में? जैसे आपने कोई फ्रीबीज बांट दी जनता को जिससे कुछ बेनिफिट नहीं होना, जिससे केवल पॉलिटिकल बेनिफिट आपको होना है, देश को कोर पे कोई बेनिफिट नहीं होना, तो वो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, आप रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, पावर प्लांट बना रहे हैं और वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। आ रही है बात समझ में? जाते जाते लास्ट में आपके मन में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। व्हेन मार्केट्स फेल गवर्नमेंट हैव टू इंटरवीन। जब बाजार फेल हो जाते हैं, जब कंपनीज फेल हो जाती है तो सरकार बचाने आती है। व्हाट डू वी डू व्हेन गवर्नमेंट्स फेल? लेकिन अगर सरकार फेल हो जाए फिर कौन बचाने आएगा? अगर इंटरनेशनल लेवल से आपको हेल्प मिलेगी तो उसमें फिर कंडीशंस रखी जाती हैं ऐसे टफ जिससे कि हमें ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट फेल ना हो इसके लिए भी हमें ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे जिससे कुछ लोग अपनी विम्स एंड फैंसीज से कुछ फिस्कल रॉन्ग डूइंग्स ना करें और हमारे देश में फिस्कल परफॉर्मेंस बढ़ सके। यानी कि जिस तरीके से टैक्स कलेक्ट करा जाता है, जैसे उसको खर्च किया जाता है, एक्सपेंडिचर होता है, उससे जो परफॉर्मेंस है, यानी कि उससे जो रिजल्ट अचीव होना है वो बेहतर हो सके। तो अब आपको इतने सारे पॉइंट्स यहां पर मिल गए। अब आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है? और क्वेश्चन को करने के बाद आप करेंगे क्या, आप इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है shashank.powerbing, SHANK.powerbing, POWERBEING, आप उस पर अपना आंसर लिख के और स्नैप लेके सेंड कर सकते हैं। दूसरा, आप यूपीएससी सिंप्लीफाइड 14 टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे और वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। प्रीलिम्स में यहां पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो मिक्स करके स्टेटमेंट बना देगा, जैसे कि वो कह देगा 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बननी चाहिए जो रिपोर्ट किसको करे, पार्लियामेंट को। कितने लोग कहते हैं ये स्टेटमेंट सही है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बननी चाहिए जो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करे। कितने लोग कहते हैं स्टेटमेंट सही है? जवाब दीजिए।